दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। एसएससी का जो जीएस होती है और जीके होती है उसका सभी को डर होता है और उसका डर हम खत्म कर रहे देंगे इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जिसमें हम बात करते हैं सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर 2018 से और 2023 तक जो टीसीएस ने एग्जाम किए हैं उनके डिटेल्ड सोल्यूशन हम करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा होगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 है सारंगी, ऑप्शन नंबर 2 शहनाई, ऑप्शन नंबर 3 गिटार और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? वीणा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है सारंगी। शकूर खान, कौन कौन? शकूर खान और पंडित राम नारायण जी क्या बजाते थे? सारंगी बजाते थे। ठीक है। सारंगी क्या होती है? देखो, सारंगी क्या होती है, एक झुका तार वाला वाद्य यंत्र होता है। जैसे झुका हुआ तार आपने देखा होगा, आप गूगल कर लीजिएगा, आपको सारंगी का वहां पर फोटो दिख जाएगा कि क्या होता है। और जो सारंगी का यूज होता है वो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत होता है ना उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं शहनाई। शहनाई से एक बहुत बड़ा नाम है, एक बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध किससे है? शहनाई से है। और क्या हुआ, इनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में इनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। और ये क्या है? एक ऐसे शहनाई वादक है जिनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं। चारों शीर्ष सम्मान इनको मिले हैं। चारों शीर्ष सम्मान कौन कौन से? पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और जो चौथा है वो कौन है? पद्म श्री। ठीक है। एसएससी ने ये भी पूछा है कि कौन सा प्रथम जो है शीर्ष सम्मान है, कौन सा द्वितीय शीर्ष सम्मान है। तो आपको याद रखना होगा, पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री होता है। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं गिटार और वीणा से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वीणा भी क्या है? एक तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है। डॉक्टर एन राजन, ठीक है, इससे संबंधित है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। यह IBEF 2021 के अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? देखो क्या है कि IBEF 2021 के अनुसार ये क्या है? यह इंडियन जो IBEF क्या होता है? देखो ये होता है IBEF, ये होती है क्या? इंडियन ब्रॉड एक्टिविटी। ठीक है। वो इंडियन ब्रॉड, ये मैं ब्रॉड बोल रहा था, ब्रांड होता है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इक्विटी फाउंडेशन, इसके अनुसार भारतीय दवा उद्योग रैंक के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। ये क्या है? लिंस कार्पोलिंग को रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की रचना को स्पष्ट करने के लिए उनके प्रयोगों पर उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? देखो आपने देखा होगा कि जो पहला हमने प्रैक्टिस सेट किया है उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा है एसएससी ने। अभी ये 2023 के जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं के प्रश्न है। खासकर जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था अभी हम उनके प्रश्न कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार हुआ था। कब मिला है? तो ये मिला है इनको 1954 में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस के लिए मिला है? इनको मिला है रासायनिक बंधन की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने के लिए रसायन में इनको ये पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। वो कब मिला है? सन 1954 में। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर क्या है? खाली स्थान दिया गया है कि का 10 कठिया ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाला 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य कौन सा है? 10 कठिया। देखो 10 कठिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कहां पर किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, ये उड़ीसा में बहुत ज्यादा किया जाता है। उड़ीसा क्या है? ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को दर्शाता है 10 कठिया नृत्य। और कहां से संबंधित है?
ये संबंधित है किससे, ये किससे संबंधित है, उड़ीसा से। और ये क्या है, ये एक आदिवासी नृत्य है। कैसा नृत्य है, आदिवासी नृत्य शैली है ये, ठीक है। ये हम बात करें यहाँ पर कि दस्तखत का क्या है, ये ऐसे लिखेंगे, एक है आदिवासी नृत्य शैली, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट कौन कौन से, कथक इनका शास्त्रीय नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है चरकुला, ये इसका क्या है, लोक नृत्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम बात करें गुजरात की। तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात से इंपॉर्टेंट है गरबा। कहां पर किया जाता है, ये किया जाता है कहां पर, गुजरात पर। एक तो गरबा हो गया, और दूसरा कौन सा है, डांडिया रास। डांडिया रास ये संबंधित किससे है, ये गुजरात से संबंधित है, ठीक है। चलो पुर्तगाल पर किसका प्रभाव था, पुर्तगालियों का प्रभाव था यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 5। ये क्या है, प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि के ए नजीब बनाम भारत संघ मामला के तहत अधिकारों का उल्लंघन संबंधित है। बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था ये, ठीक है, करंट से रिलेटेड है। ये जो अनुच्छेद नंबर 21 है, ये इससे निजता का अधिकार होता है जो, उससे संबंधित है। क्या है कि एम नजीब ने भारत संघ मामला किसके तहत किया था, अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद जो 21 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर अभी तक नहीं देखी है तो वे क्लास देख लीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, ठीक है, किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 तक ये आपके हैं भाग 3, ठीक है। ऐसे भाग लिखे होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो भाग 3 के अंतर्गत ये आते हैं। इसमें क्या है, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या आता है, ये आता है सम्मान के साथ जीना। क्या होता है कि सम्मान के साथ जीने का व्यवहार। इसमें क्या होता है कि इन्हें बिना किसी वारंट के इनको क्या कर लिया था, मतलब जेल में डाल दिया था, और वो समय अवधि बढ़ाते गए। तो इन्होंने अनुच्छेद नंबर 21 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने बोला कि मुझे भी सम्मान से जीने का अधिकार है, तो ये मेरा निजता का अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसलिए उन्होंने, ये बहुत ज्यादा मामला क्या रहा, चर्चा में रहा कि के ए नजीब बनाम भारत संघ का मामला कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 21 से संबंधित है। बात करें हम अनुच्छेद नंबर 16 की, तो अवसर की जो समानता होती है सिविल सेवा सर्विसेज में, अवसर में समानता, अवसर में समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 16 से संबंधित है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे सिविल सेवा सर्विसेज में भी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 14 क्या है, कानून के समक्ष समता। यह कानून के समक्ष समता का अधिकार, कानून के समक्ष समता मतलब कानून की नजरों में सभी समान है। अनुच्छेद नंबर 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो आपका मीडिया आती है, ये सभी क्या आते हैं, अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा लाल शैवाल है, कौन सा है, निम्न में से कौन सा लाल शैवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है रोडोफाइसी, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर 3 है लिवरवोर्ट, ऑप्शन नंबर 4 है फ्यूफाइसी। तो इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है आपका रोडोफाइसी, वो क्या है, एक लाल शैवाल है, ठीक है, क्या है, एक लाल शैवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी कैसा है, ये क्या का है, ये एक हरे शैवाल का वर्ग है। किसका, ये एक हरे शैवाल का वर्ग है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। हरे शैवाल का वर्ग, जैसा हमने पहला प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी इनका क्या आया था, एक मिलान करने का ऑप्शन आया था, ठीक है। चलिए एक लिवरवोर्ट की बात करें तो ये क्या होता है, एक गैर संवहनी पौधा होता है ना, जो गैर संवहनी पौधा, उसका संबंध किससे है, ये है लिवरवोर्ट से उसका संबंधित है। तो ये कहां पर पाया जाता है, अब आप पूछेंगे कि जो लिवरवोर्ट का जो होता है गैर संवहनी पौधा होता है, ये कहां पर पाया जाता है। तो जो जंगली इलाके होते हैं ना, जंगल हुए, दलदल हुआ, जो दलदली क्षेत्र होते हैं, जंगल दलदल, ठीक है, और नदी तट होते हैं जो, वहां पर ये पाया जाता है।
थियोफाइसी कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है। थियोफाइसी कैसा होता है, ये होता है भूरे रंग का शैवाल। किसका? भूरे जो शैवाल है उनका एक वर्ग है थियोफाइसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है कि किसी x, कोई तत्व है x, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होगा जो आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है। आपको आवर्त सारणी का 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सभी के परमाणु क्रमांक जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए लाभदायक है। तो क्या पूछा गया है कि x का क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा जो आवर्त 2 में और समूह 17 में रखा गया है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हैलोजन समूह होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही जो अत्यधिक जो होती है ना, मतलब क्या बोले इसको, प्रतिक्रिया बोले तो क्या बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं कि प्रतिक्रियाशील अधातु। हाँ, ये सही रहेगा कि प्रतिक्रियाशील जो होती है अधातु होती है हैलोजन समूह। ठीक है, तो ये ओके। अब इसमें क्या होता है, सबसे बाहरी कोष में हम क्या करें, अब हम बात करें सबसे बाहरी कोष में भी पूछ लेता है कितने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 होते हैं। तो 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, आप ऐसे तोड़ सकते हैं 2 और 7। तो सबसे बाहरी जो जो इसकी परत है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है 8। 8 किसका होता है, 8 होता है किसका, ये होता है परमाणु क्रमांक किसका होता है, ये तो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है, ये होता है नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। ये होता है नाइट्रोजन का। और यहाँ पर क्या है, जो 10 है ये किसका हो जाता है, ये हो जाता है किसका, नियोन का। ठीक है, तो आपका जो क्या है राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर है लगातार 2 वर्ष में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी अतिथि जो रहा मुख्य अतिथि नहीं था, वो कौन सा था। अब आपको पता होगा कि 2000 के बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। ठीक है, और फिर कोरोना वायरस ने बहुत ज्यादा महामारी फैलाई। तो 2021 और 2022 जो ये 2 वर्ष हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पूछ सकता है कि 2019 में कौन था, 2020 में कौन था। नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में था, वो कौन था 2020 में, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जायर, ब्राजील के राष्ट्रपति थे जायर बोलनसोरो, बोलसोनारो, ये थे। ठीक है, आपको इतना खास याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको 2021 और 22 2 साल याद रखने की, इनमें कोई भी जो है मुख्य अतिथि नहीं था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके प्रसिद्ध समीकरण द्वारा समझाया गया है। उनकी प्रसिद्ध समीकरण वो कौन सी थी, तो इनकी जो प्रसिद्ध समीकरण थी वो क्या थी, ऑप्शन नंबर 1 mp/pt, ऑप्शन नंबर 2 mv/pt। तो आप कहेंगे जी हाँ भैया, यही इनकी जो है प्रमुख समीकरण थी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये मौद्रिक सिद्धांत था इनका वो किस पर आधारित था। तो ये जो संबंध बताता है वो किस पर बताता है, वो धन आपूर्ति और किस पर, धन आपूर्ति, धन का वेग। ठीक है, धन का वेग, मूल्य स्तर तथा जो आउटपुट था ना उनके बीच ये संबंध बताता है, आउटपुट के बीच संबंध। तो इन पर यह संबंध बताता है mv/pt। जिसमें हम बात करें जो धन आपूर्ति है वो क्या है, वो m है। धन आपूर्ति क्या है, वो m है। ठीक है, मूल्य स्तर में वृद्धि है वो p है। धन का वेग क्या है, v है। और जो आउटपुट है वो क्या है, वो t है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। क्या है, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारत निर्यात में मुख्य रूप से, यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा, जैसे विनिर्माण शामिल थे। देखो होता इलेक्ट्रिकल था उस समय, क्या होगा, देखो आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले क्या इलेक्ट्रिकल था, जी आप कहेंगे नहीं भैया ये तो नहीं था। रसायन था, जी नहीं भैया ये नहीं था। हल्की मशीनरी, ये तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर 1955 के बाद हुआ है इनका तो सबका। तो सूती
और रेशमी कपड़ों का जो था वह विनिर्माण करता था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। इसमें क्या है, प्रश्न है कि कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? तो किस में स्थित है? कश्मीर में, हिमालय में? जी नहीं, आप कहेंगे कि नहीं है। तो कंचनजंगा का नाम सुनते आपके दिमाग में आएगा सिक्किम, तो दार्जिलिंग और सिक्किम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि दार्जिलिंग और सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा चोटी स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब हम बात करें कंचनजंगा के बारे में। तो कंचनजंगा कौन सी, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? तीसरी तीसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कश्मीर हिमालय के बारे में। तो कश्मीर हिमालय कहाँ पर है? ये जो हिमालय पर्वतमाला है उसके पश्चिमी भाग में पड़ता है। कहाँ पर? हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में क्या है, कश्मीर हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल और उत्तरांचल ये पड़ते हैं कश्मीर के मध्य में। ओ कश्मीर, सॉरी कश्मीर के मध्य में बोल रहा हूँ, हिमालय के मध्य में पड़ते हैं। तो हिमालय के मध्य भाग में जो है हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय स्थित है। और अरुणाचल की बात करें तो ये क्या होंगे, ये होंगे पूर्व में। ठीक है, ये होंगे ईस्ट में, ये होंगे मिडिल में, और ये क्या है, ये पश्चिम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। नृत्याचार्य पुरस्कार विजेता, संगीत नाटक अकादमी विजेता, कालिदास सम्मान पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है मणिपुर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु विपिन सिंह को कैसे याद करोगे दोस्तों? देखो आपने सुना होगा झावेरी बहनों के बारे में, झावेरी बहनें। ठीक है, कितनी थी? ये 4 थी। यहां पर झावेरी बहनें कितनी थी? ये थी स्वर्णा, नैना, रंजना, और एक और थी, उनका नाम क्या है, स्वर्णा, नैना, रंजना, और चौथी थी दर्शना। तो इनके क्या थे? इनके गुरु थे कौन? इनके गुरु थे कौन थे? गुरु विपिन सिंह। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहनों का नाम आपको याद रखना होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश। मणिपुर कहाँ का है? मणिपुरी कहाँ का है? ये मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? ये ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये उड़ीसा का है, ओडिशा का। और जो कथक है ये कहाँ का है? ये यहाँ पर कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का। तो आपसे पूछता है कि जो उत्तर भारत का नृत्य है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आप कहेंगे कथक आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13। इसमें क्या है कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पास में? जी नहीं, आपने कहेंगे ये नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास? जी ये आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास? तो कहेंगे जी भैया ये बिल्कुल सही आंसर है कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। भारत के कानून मंत्री के पास ये अधिकार है? जी नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये कानून मंत्री के पास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जिस भाई के भी अंदर या बहन के अंदर एसएससी के जीएस और जीके का फोबिया है उसको यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिल्कुल दूर कर देंगे, और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आने वाली सभी एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर पूछा गया कि हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विशेषण की प्रक्रिया क्या होती है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं क्या, ये होता है विकृति गंधन। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोले तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हवा, प्रकाश, नमी, क्या होती है? हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणु क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जलीय विशेषण की प्रक्रिया क्या है? यह है विकृति
गंधन, रेंसिडिफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। ये क्या होती है, एक असंतृप्त वसा होती है। जैसे एक जो असंतृप्त वसा होती है उसे क्या होता है, कमरे का जो तापमान होता है उस पर ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजन मिलाई जाती है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, ऐसे आप अगला बात करें तो स्वतः ऑक्सीकरण के बारे में। स्वतः ऑक्सीकरण क्या होता है, जब ऑक्सीजन को क्या होता है, जो वश्य अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो स्वतः ऑक्सीकरण हो जाता है। और स्वतः अपचयन क्या होता है, कोई भी बाहरी कारक जो शामिल न किया जाए उसे रासायनिक यौगिक को कम करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं स्वतः अपचयन। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी तिब्बती बर्मी भाषा है। कौन सी इनमें से तिब्बती बर्मी भाषा है, तो क्या उड़िया है। उड़िया का और तिब्बत का कोई संबंध जी नहीं। यहाँ पर असमिया का जी नहीं, आप असमिया भी नहीं। तुलु, तुलु का कोई संबंध नहीं है। तो कहा गए ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरी। तो त्रिपुरी का संबंध किससे है, तिब्बती बर्मी भाषा कौन सी है, वो है कौन सी, त्रिपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया कहाँ पर बोली जाती है, उड़िया होती है कहाँ पर, ये होती है उड़ीसा में। और यहाँ पर एक दूसरी भाषा बोली जाती है, उसको कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं हम इंडो आर्यन भाषा। इंडो आर्यन भाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंडो आर्यन भाषा। ठीक है, तुलु क्या है, तुलु कौन सी भाषा है, एक कौन सी भाषा है, एक द्रविड़ भाषा है। तुलु कौन सी भाषा है, ये एक द्रविड़ भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है, द्रविड़ भाषा है। ये कहां पर बोली जाती है, अब आपके दिमाग में और होगा, तो ये बोली जाती है कहां पर, ये कर्नाटक में, कर्नाटक। ठीक है, और केरल के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, और केरल, कर्नाटक और केरल के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, चलिए तो असमिया, असमिया आ गई। असमिया के बारे में बात करें, असम का असमिया कहां पर बोली जाती है, असम में और बांग्लादेश। ये कहां पर बोली जाती है, असम और बांग्लादेश में। असम और बांग्लादेश में ये बोली जाती है। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा है, ये इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, कौन सी है, उड़िया भी इंडो आर्यन भाषा है, और असमिया भी कैसी है, इंडो आर्यन भाषा है, इंडो आर्यन। ठीक है, ये भी एक इंडो आर्यन भाषा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16। कौन मृच्छकटिक नाटक के लेखक हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं, ये हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शूद्रक। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी, कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और शूद्रक किसके हैं, शूद्रक किसके हैं, मृच्छकटिक के जो लेखक हैं वो कौन है, वो शूद्रक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है, कैसा नाटक है, देखें इसके बारे में बात करें तो ये एक संस्कृत नाटक है। कैसा नाटक है, ये एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, मृच्छकटिक क्या है, एक संस्कृत नाटक है। और इसका एक दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, द लिटिल क्ले कार्ट, द लिटिल क्ले कार्ट। तो इसे दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है द लिटिल क्ले कार्ट। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके लेखक आपको पता लग गया कौन थे, शूद्रक इसके लेखक थे। अब हम बात करें कि यह किस बारे में है। तो जो ये नाटक है ये क्या है, एक रोमानी कॉमेडी नाटक है। कैसा नाटक है, रोमानी कॉमेडी नाटक है। इसमें किसमें क्या है कि एक जो गरीब ब्राह्मण होता है चारुदत्त नाम का, ठीक है, और एक वैश्या है वसंत सेना नाम की, उनका प्रेम कहानी के बारे में दर्शाया गया है। इसमें एक ब्राह्मण है कौन, चारुदत्त, और एक वैश्या वसंत सेना, उनके प्रेम कहानी के बारे में इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम बात करें आगे कि कालिदास के बारे में बात करें तो कालिदास की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रचनाएं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, अभी जैसे जय होता है ज्ञान होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और कौन है, मालविकाग्निमित्रम, माल माल विकाग्निमित्रम, विकाग्निमित्रम। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। और एक क्या है, विक्रमो। तीसरी कौन सी है, तीसरी इनकी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है उनको लिखवा रहा हूं मैं, विक्रमो वर्ष्यम।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करें अमर सिन्हा के बारे में, तो अमर सिन्हा भी क्या थे, एक संस्कृत व्याकरणविद थे। ये भी कौन थे, ये एक संस्कृत व्याकरणविद थे, और इसके साथ साथ क्या थे, कोशाकार भी थे, कोशकार भी ये थे। ठीक है, अब हम बात करें भास की, तो भास भी बहुत ज्यादा है, और भास क्या है, बहुत प्रसिद्ध नाटक थे इनके। कौन कौन से हैं, इनके जो प्रसिद्ध नाटक है वो मैं आपको दो तीन लिखवा देता हूं, जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इनका है स्वप्रभा सदतम, स्वप्नवास सदतम, ये इनका क्या है, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा है इनका कौन सा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह मध्यम व्यो, मध्यम व्यो योग। ठीक है, ये इसका इनका दूसरा है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एक और इनका नाटक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको फिर भी लिखवा देता हूं, प्रतिज्ञा, पूछ लेता है कभी कभी पूछता है, प्रतिज्ञा युगध्राण, युगध्रायन। ठीक है, तो ये इनके तीन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 17, इसमें से बताना कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। बैकाल चट्टाने विलयन से अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनते हैं, क्या ये गलत है। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, तलछटी चट्टाने, जो तलछटी चट्टाने होते हैं पानी के भीतर और पृथ्वी की सतह पर उस सामग्री के जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण से बनती है। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो सही बोल रहा है कि जो तलछटी चट्टाने पानी के भीतर और जो बाहर पर उन पे जमाव हो जाता है उसके बाद ही सीमेंटीकरण से बनते हैं। तो अगला हम बात करें, कायांतरित चट्टाने जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में उच्च तापमान और इसके ऊपर चट्टान की परतों के भारी दबाव के कारण बनते हैं, तो ऐसे तो कायांतरित होती है, तो ये बिल्कुल भी सही बात है। दूसरा भी, ये भी तीसरा ऑप्शन भी सही है। अब हम बात करें, अग्नि चट्टाने का निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडे होने और जमने से होता है, तो अग्नि चट्टानों का नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब आग से इनका संबंधित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो 4 की बात की गई है, इसमें जो बोला गया है कि बैकाल चट्टाने विलयन से अवक्षेपित होने वाले विघटित पदार्थों से बनती है, तो दोस्तों ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है। तो बैकाल चट्टाने बनती कैसे हैं, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा। तो जो बैकाल चट्टाने होती हैं ये किससे बनती हैं, ये भी मैग्मा जो है लावा होता है इनके जमने से बनती है। मैग्मा या लावा के जमने से ही बैकाल चट्टाने बनती है। किससे, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। ठीक है, लावा के जमने से बनती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज का गठन किया जो लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है, इसमें कौन सा हो सकता है, मोहम्मद अली, M.A. अंसार, खान अब्दुल गफ्फार खान और हसरत मोहन। तो क्या है कि लाल शर्ट के नाम से प्रसिद्ध कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, लाल शर्ट पहनकर इन्होंने ये आंदोलन किया था, तो इसमें क्या था, इसका गठन किया था, तो क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, इनका बहुत एक प्रसिद्ध नाम है, अगर आपको पता है तो इनको बाचा खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बाचा खान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इनका ये प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है कि बाचा खान के नाम से किसको जाना जाता है। चलिए अब हम बात करें यहाँ पर कि जो ये आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, खिदमतगार समाज का गठन हुआ था, ये आंदोलन कब हुआ था, तो ये आंदोलन कब हुआ था, जो 1929 में, 1929 में कहां पर हुआ था, जो उत्तर पश्चिम जो सीमांत प्रांत है, कहां पर, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, यहां पर लिखा हुआ है देखो, उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हुआ था 1929 में। अब कहां पर है, अब आप सोचेंगे कि ये कहां पर है, तो अब ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें मोहम्मद किसके बारे में, अली के बारे में। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका मोहम्मद अली के बारे में बात करें, तो
इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या थे? ये राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। और क्या थे? इन्होंने किसका समर्थन किया था? सबसे ज्यादा मेन बात क्या है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। पूछा जाता है कि किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया किसने किया? ये किया था किसने? मोहम्मद अली ने। ठीक है, चलिए अब हम बात करें एम ए अंसार क्या थे? ये एक मुस्लिम विद्वान थे और क्या थे? खिलाफत आंदोलन से ही ये संबंधित है, मोहम्मद अली के साथ में ही। अब हम बात करें हसरत मोहानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हसरत मोहानी क्या है? हसरत मोहानी कवि थे और क्या थे? साथ के साथ ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। कवि होने के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी अपना काम किया, अपना सहयोग दिया। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। किस किस से? राष्ट्रीय कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक और बात। बाचा खान के साथ साथ इनका एक और नाम था जिसको कहते हैं हम क्या? फ्रंटियर गांधी। इनको क्या कहते हैं? दूसरा नाम इनका एक और था जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का एक नाम था बाचा खान और दूसरा नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी। और ये क्या थे? कट्टर मुस्लिम थे। ठीक है दोस्तों। और ये आपको पता लगा कि लाल शर्ट पहन के इन्होंने आंदोलन किया था, तो इसको कहते हैं लाल शर्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 19। 36वें राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किए गए थे? तो 36वें राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? ये किए गए थे कहां पर? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय खेल हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 1924 में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या है। तो मेन बात यह है कि ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये कराए जाते हैं किसके द्वारा? आईएओ के द्वारा। आईएओ मतलब जो भारतीय ओलंपिक संघ है। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा। ओलंपिक संघ द्वारा ये कराए जाते हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ जो आईओए है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में। तो 36वें कहां पर हुए हैं? 36वें गुजरात में हुए हैं। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कौन से हुए थे? 32वें हुए थे। कब हुए थे? 2007 में हुए थे। ठीक है, अब 36वें कहां पर हुए हैं? 36वें हैं गुजरात में। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और कब से कब तक हुए हैं? ये हुए हैं 20 जनवरी से 4 फरवरी तक। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20। अब पूछा गया है कि किसकी स्थापना सन 1875 में बंबई में की गई? तो किसकी स्थापना की गई 1875 में? आप बताइए। सत्यशोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज की स्थापना की गई? तो जो स्थापना की गई है यहाँ पर किसकी की गई है? आर्य समाज की स्थापना की गई है 1875 में। और किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी क्या गई? स्थापना की गई है 1875 में। और कहां पर की गई? हेडक्वार्टर कहां पर है? ये की गई कहां पर? बंबई में। ठीक है, इन्होंने एक नारा दिया था क्या? कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का क्या है? प्रसिद्ध नारा है कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था क्या? कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, चलिए कहां ये किससे संबंधित है? हिंदू सुधार आंदोलन जो है उससे ही संबंधित थे। क्या हुआ 1875 में? क्या किया इन्होंने? स्थापना की आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती ने। और मुंबई में इन्होंने की थी और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और ये जो इनकी जो आर्य समाज की स्थापना थी, इसमें बोला क्या गया था कि जो मूर्ति पूजा होती है और जो अंधविश्वास होती है, जाति व्यवस्था है, उसको इन्होंने क्या किया था? अस्वीकार किया था और बोला था कि ये इससे दूर रहें। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? ये महाराष्ट्र में की थी। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अब हम बात करें अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित किसका है? कब इसका हुआ था? तो ये हुआ था 1875 में ही हुआ था। लेकिन जो इसका संबंध किससे है वो है
सैयद, इसको बोलते हैं सर सैयद अहमद खान। अहमद खान का संबंध किससे है? ये है अलीगढ़ आंदोलन से। ठीक है, अलीगढ़ कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने से। किससे? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, आधुनिक आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। और किससे संबंधित है इसका? इनका संबंध है कि जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग को एक क्या करना है? मुस्लिम वर्ग को एक शिक्षित वर्ग बनाना ये चाहते थे, इससे इनका संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये हुई 1828 में। और ये किसके द्वारा की गई? कब की गई? ये हुई 1828 में। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना की वो किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इनकी जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने भी बोला कि मूर्ति और जो मूर्ति पूजा होती है और जो जाति व्यवस्था होती है और इन सभी अन्य जो अंधविश्वास हैं इनसे दूर रहने को इनका अस्वीकार कर दिया था राजा राम मोहन राय ने भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? 1875 में बंबई में किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ आंदोलन 1875 सईद सैयद अहमद खान ने। और इनका जो ध्येय था क्या था? आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और मुस्लिम वर्ग को एक शिक्षित वर्ग बनाना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्होंने भी कहा था कि मूर्ति पूजा और दूसरे जो आडंबर है इनको इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 21। इसमें क्या है? इस प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? गणतंत्र शब्द क्या होता है? देखो, गणतंत्र शब्द का अर्थ होगा कि जो उनका मुखिया होगा वो क्या होगा? वो निर्वाचित होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? निर्वाचित होगा, कोई ये नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा। ठीक है, कि जिसको चाहा उसको मनोनीत कर लिया, नहीं। अधीनस्थ नहीं होगा और वंशानुगत तो होगा ही नहीं। वंशानुगत प्रणाली मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कोई यहाँ पर आपके लिए नहीं है कि वंशानुगत होगा। तो अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता, उसे योग्य होना पड़ता है। तो कौन सा है? निर्वाचित हमारा मुखिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहा गया? 22 प्रश्न में है, 22 नंबर प्रश्न की 1528 में चंदेरी की लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ? तो चंदेरी की लड़ाई आपको पता होना चाहिए कि 1526 से 1530 तक किसका कार्यकाल था? 1526 से और 1530। तो कौन था? ये था बाबर। 1526 से कब तक रहा? 1530। तो 1526 में इन्होंने लोधी को हराया। ठीक है, अब हम बात करें 1528 की चंदेरी की लड़ाई। तो 1528 में चंदेरी की लड़ाई में इसने किसको हराया? इसने हराया मेदिनी राय को। तो मुगल कौन था? यहाँ पर बाबर था। बाबर ने किसको हराया है? मेदिनी राय को हराया है। कि कब? 1528 में। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना इसने कब की थी? 1526 में की थी। ठीक है, 1526 से 1530 तक कौन रहा है? बाबर रहा है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में। आज इतना ही इसके बारे में जाने, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, कौन कौन से युद्ध करे। ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। मुगल साम्राज्य का संस्थापक या नींव डाली। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। 2020 ओलंपिक खेलों का स्थान क्या था? तो कहां पर हुए हैं? आप सभी को पता है 2020 में जो ओलंपिक खेल हुए हैं टोक्यो में हुए हैं। यही हमने क्या है? गोल्ड जीता है टोक्यो में ही। किसने? नीरज चोपड़ा ने हमको गोल्ड जिताया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। तो सिडनी में कौन से हुए थे? सिडनी में क्या हुए थे? 2000 में हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सिडनी में कब हुए थे? यहाँ पर 2000 में हुए थे। रियो में कब हुए थे? 2016 में हुए थे। रियो में कब हुए थे? 2016 में हुए थे। सिडनी में 2000 में थे। टोक्यो में 2020 में हुए हैं। और लॉस एंजल्स में कौन से होंगे? लॉस एंजल्स में 2028 में होंगे। 2028 के ओलंपिक कहां पर? यहाँ पर लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, चलिए लॉस एंजल्स की बात करें तो क्या है? ये अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर 2028 में होंगे। और यहाँ पर कब हुए थे? कब नाम लेते हैं हम कि 2020 में ओलंपिक खेलों का स्थान कहाँ पर था? ये था टोक्यो में। ठीक है, सिडनी में 2000, रियो 2016
और टोक्यो में 2020 में, लॉस एंजल्स में कब होंगे? 2028 में होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेकंड लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मनाया किस लिए जाता है कि बालिका के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि पहली बार कब मनाया गया था। ये पहली बार 2012 में मनाया गया था और फिर उससे हर साल मनाया जाने लगा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक दिन मैं आपको अलग से क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम दिवस की बात करेंगे कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडी जो होते हैं कि सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीमा भोई भिन्नक्षम समर्थ अभियान बीबीएसए को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो यह संबंध किससे है? इसका संबंध है उड़ीसा से। तो ये आपके लिए क्या था? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एडमिट कार्ड कब होंगे? 10 फरवरी को जारी होंगे। 4 पालियों में एग्जाम है और नोटिस जारी हो चुका है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।